नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है। बहुत बहुत पुरानी है। कोई 36-37 साल पुरानी ये घटना है, लेकिन दिलचस्प है। सोचने के लिए मजबूर करती है, दिमाग पर जोर पड़ता है। इसलिए ये घटना मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के समक्ष रखूं। हुआ कुछ यूं कि जैसलमेर के एयरफोर्स कॉलोनी में 2 अक्टूबर 1988 को शाम को 5 बजे एक ऊंट गाड़ी आकर खड़ी हुई, जिसमें कोई सवारी नहीं थी, जिसमें ऊंट गाड़ी का चालक नहीं था। जैसे ही कॉलोनी में आकर वो ऊंट गाड़ी रुकी, थोड़ी देर में लोगों की नज़र पड़ी कि इसमें कोई उतरा नहीं, इसमें कोई ऊंट का मालिक नहीं है, गाड़ी चलाने वाला नहीं है। 2-4 लोग जब उस ऊंट गाड़ी के नज़दीक पहुंचे तो देखा उसमें एक लाश रखी हुई है, और लाश भी सिर कटी लाश। फौरन भीड़ इकट्ठा हुई। लोगों ने देखा, जैसे ही लाश को देखा, उसके पहनावे, वेशभूषा और उसकी कद काठी से तुरंत पता लग गया कि ये करुणा भील की लाश है। जैसे वो कहते हैं ना कि जंगल में आग की तरह ये खबर फैल गई कि करुणा झील की सिर कटी लाश उसके घर पर किसी ने भेज दी है। करुणा भील वहाँ आसपास के लिए बहुत बच्चे उसका नाम जानता था। बड़ा फेमस व्यक्ति था। 2 कारणों से वो बहुत मशहूर था। पहला कारण ये कि वो 50-60 के दशक में उस इलाके का सबसे बड़ा डाकू था। भारत पाक सीमा पर उस समय तारबंदी नहीं हुई थी। वो भारत में जो राजस्थान के दीगर हिस्सों में, पाकिस्तान में भी, और फिर वहाँ से अफगानिस्तान में भी, बलूचिस्तान तक उसका इलाका था। जब वो अपने गैंग के साथ डकैती डालता था, बहुत दहशत हुआ करती थी करुणा डाकू के नाम से, कि करुणा डाकू की बहुत दहशत है। उसकी पहचान ये थी कि वो उसकी मूछें 8 फीट की थीं, 8-8 फीट की मूछें, और वो चारों तरफ से मोड़ के उसे रखता है। और उसको मूछों की लंबाई और उसकी मूछों की जो जिस हिसाब से वो उनकी सेवा करता था, उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज था। 100 से अधिक आपराधिक मामले उस पर दर्ज थे, जिसमें ज़्यादातर हत्या के थे। वो हमेशा ऊंट पर बैठकर चलता था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए रहता था, और कई तरह की कुल्हाड़ियाँ ऊंट के ऊपर, पीठ पर जो सामान रखने की जगह होती है, उसमें वो रखा करता था। करुणा भील कई बार डकैती के सिलसिले में अफगानिस्तान भी गया, और अफगानिस्तान में भी उसके विरुद्ध मुकदमे लिखे गए। ये कोई किस्से कहानी की बात नहीं है कि वंस अपॉन ए टाइम की बात बता रहे हैं। ये 60 और 65 के दशक की है, लिखा पढ़ी की है। उसकी फ़ोटो मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूँ, आप भी उसको देखिए। डकैती के साथ साथ वो नड़, एक राजस्थान में एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध यंत्र है, वाद्य यंत्र, बांसुरी सरीखा है। बांसुरी, और कुछ उसमें जो आगे का हिस्सा है वो फ्लास्क की तरह थोड़ा सा खुला हुआ है, जैसे कभी शहनाई की शक्ल है उसकी। लेकिन उसको वहाँ स्थानीय भाषा में उसे नड़ कहते थे। नड़ बांसुरी जैसा ही होता है, लेकिन उस पर वो सिद्ध हस्त था उसको बजाने में। जब भी वो नड़ बजाता था, आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते थे, और महिलाएं
नड़ पर जो उसकी सुर ताल और जो गाने निकलते थे उस पे झूमने लगती थी। अफगानिस्तान में एक बार ऐसी ही डकैती के बाद जब वो नड़ बजा रहा था तो अफगानिस्तान की एक महिला जिसका नाम लाली था, लाली उस पर फिदा हो गई। लाली से उससे बातचीत शुरू हुई, संपर्क शुरू हुआ। आज के दौर का नहीं था कि वो फौरन ही कहीं शादी की या बिना शादी के ही कहीं रहने लगे, ऐसा नहीं था। समाज के बीच की बात थी। लाली ने उससे शादी करने की बात इस शर्त पर रखी कि तुम डकैती बंद कर दोगे और सिर्फ यही नड़ बजाओगे और इसी नड़ का जो तुम्हारा फन है, नड़ की जो तुम्हारी जिस तरह से तुम बजाते हो उसी से अपना तुम्हें पैसे की बौछार होगी तुम्हारे पे और तुम्हारा खर्च या तुम्हारा काम उसी से चल जाएगा। करुणा डाकू लाली के प्यार में इस कदर बंधा कि उसने उसी समय वर्ष 1965 में सारा अपराध छोड़ दिया। कसम खाकर छोड़ दिया कि मैं जीवन में कभी अपराध नहीं करूंगा, किसी तरह की डकैती नहीं डालूंगा। फिर उसकी फॉलोइंग पहले अफगानिस्तान में बढ़ी, फिर उसके बाद धीरे धीरे पाकिस्तान में जब वो नड़ बजाता था तो भीड़ जो चूँकि फोक म्यूज़िक है, जो ग्रामीण गांव देहात के लोग हैं वो मंत्र मुग्ध होकर उसके नड़ वादन को सुनते थे। धीरे धीरे वो राजस्थान आ गया और राजस्थान में भी वो कई जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहाँ पर नड़ बजाता था और उसके प्रशंसक दिन ब दिन बढ़ते गए। 65 में जब वो वापस लौटकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए हिंदुस्तान में अपने घर के आसपास आया तो उसने वहाँ जैसलमेर में एक ज़मीन खरीदी। उसका जो पर्पस था कि ज़मीन पर एक मकान बनाऊंगा और फिर छोटे बच्चों को या जो सीखना चाहते हैं उनको नड़ बजाना सिखाऊंगा। जिस ज़मीन का उसने सौदा किया उसी पर इलियास नाम के एक और आदमी ने अपना स्वामित्व ठोक दिया और ये कहा कि साहब ये ज़मीन आपने खरीदी है, ये गलत है और ये दरअसल मेरी ज़मीन है। दोनों में विवाद बहुत बढ़ गया। तो वही है, करुणा ने कसम खा के अपराध छोड़ा था, लेकिन अब जीन्स में जिसके हो, डीएनए में जिसके हो, इस तरह का अपराधी गुण, एक दिन नाराज होकर करुणा डाकू ने उसको इलियास की गोली मारकर हत्या कर दी। इलियास की हत्या करने के बाद वो कहीं भागा नहीं। उसने बताया कि मैंने हत्या की है। पुलिस ने तफ्तीश की, चार्जशीट सबमिट की, ट्रायल हुआ और इलियास को उसमें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। उसमें करुणा डाकू को इलियास की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। करुणा डाकू जेल चला गया। जेल में भी वो अपना नड़ वादन करता रहा। सारे जितने जैसलमेर के जेल के इनमेट्स थे वो उसकी इस कला के कायल थे। जब भी कोई जेल के वरिष्ठ अधिकारियों का आना हो, 26 जनवरी, 15 अगस्त, जो जेल की चहारदीवारियों के भीतर जो तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं, उसमें करुणा डाकू का नड़ वादन एकमात्र ऐसा फंक्शन था या ऐसा शो था जो सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। शरीर से बहुत मजबूत था और बताते हैं कि एक बार उसने अपने शरीर के बल का प्रयोग करके जेल की दीवार को थोड़ा थोड़ा करके उसे तोड़ दिया और फरार हो गया। हालांकि कुछ महीने बाद ही एक तो कद काठी मूछ, फरारी में उसने मूछ नहीं कटाई। आज के अपराधी होते तो फरारी में सबसे पहले दाढ़ी, मूछ, बाल सब कटा के दूसरा वेश बदल के उसने मूछ। देखिए, राजस्थानी प्राइड, हालांकि ये एक डकैत से रिलेटेड बात मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन सामान्य रूप से राजस्थान ने जितने विदेशी आक्रांताओं को झेला है
शायद ही किसी दूसरे राज्य में। इतिहास की बात मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं था उस समय और ये इतिहास लिखने वाले भी नहीं थे, लेकिन जो किंवदंतियों में है कि जितना आक्रांताओं को झेला है राजस्थान ने और राजस्थान के लोगों ने, वैसा कोई दूसरा पैरेलल उस सीमा पर नहीं है। तो बहरहाल मूछ उसने नहीं कटाई और 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो पकड़ गया और उसे फिर से जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसने नड़ बजाना नहीं छोड़ा। जेल में बड़े बड़े कार्यक्रम होने लगे और उसमें उसके नड़वादन का लोग लोहा मान गए। उसके इस आचरण, व्यवहार, सदाचरण और उसकी इस कला पर कोर्ट ने उसे पैरोल दे दी। कई बार वो उसे पैरोल मिली और धीरे धीरे उसकी डकैत वाली जो पहचान थी, जो धब्बा था, जो कलंक था, वो उतरने लगा और वो खुद भी कहता था कि मैं चाहता हूँ कि मुझे लोग नड़वादक के रूप में जाने, डकैत के रूप में नहीं। और धीरे धीरे उसने इसमें महारत भी हासिल कर ली। जैसलमेर में जब भी कोई मेहमान आता था तो इसका नड़वादन जरूर कराया जाता था, नए नए कार्यक्रम कराए जाते थे। ऐसे ही एक विशिष्ट जन तत्कालीन राष्ट्रपति यानी जैल सिंह जब आए तो उसे कर्णा डाकू के, कर्णा भील कहने लगे बाद में उसे, कर्णा भील के इस नड़वादन का प्रोग्राम, एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की, खुद कह के कि मुझे उसका नड़वादन सुनना है। और वो उससे इतना प्रभावित हुए कि वापस लौटकर कागजी कार्रवाई पूरी करके उसकी शेष सजा उन्होंने माफ़ कर दी। वो जेल से आज़ाद हो गया और सामान्य अपनी ज़िंदगी जीने लगा। धीरे धीरे उसकी शोहरत और बढ़ने लगी। और वो उसकी मूँछों का ये था, एक तो मूँछों की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया और आज भी जैसलमेर में होने वाले जितने फेस्टिवल हैं उन सब में कर्णा भील की याद में मूँछ प्रतियोगिता कराई जाती है। धीरे धीरे वो बड़े बड़े शोज़ में जाने लगा, तमाम बॉलीवुड के एक्टर उससे मिलने आने लगे और उसकी बहुत शोहरत हो गई। लेकिन अचानक 2 अक्टूबर 88 यानी गांधी जी की जयंती के दिन उसकी सिर कटी लाश उसके घर पर पहुंच गई। सिर कटी लाश, चूंकि वो बहुत प्रसिद्ध हो गया था भारत में भी, पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, उसका नड़वादन बच्चों के सिर पर चढ़कर जादू की तरह बोलता था। तो बहरहाल पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती थी। पुलिस के सामने कई सवाल थे कि क्यों इसका मर्डर किया गया, बिना किसी आदमी के ऊंट गाड़ी कैसे उसके दरवाजे तक पहुंच गई, कर्णा डाकू का कटा हुआ सिर कहाँ है। तो इसको जानने के लिए कई टीमों का गठन किया गया। इसी बीच में पुलिस को हत्या का पहला सुराग मिला। पुलिस ने जैसलमेर के रहने वाले हुसैन और रेदमाल को गिरफ्तार किया तो उसमें यह पता लगा कि इसको मारने की प्लानिंग 1965 से चल रही है। 65 में जब उसने डकैती छोड़ी थी और एक ज़मीन खरीदी थी और उस ज़मीन में इलियास नाम के एक आदमी ने अपना हक जताया था, उनके बीच विवाद हुआ था और फिर कर्णा ने इलियास की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस समय उसकी गोली मारकर हत्या की गई थी, उसका एक लड़का, इलियास का एक लड़का कायम मौके पर मौजूद था और वो अपने पिता को मारने वाले को अच्छी तरह पहचानता था। उसने तय कर लिया था कि मुझे इसे मारकर अपने पिता की हत्या का बदला लेना है। बताया ये भी जाता है किसी मज़ार पर, किसी स्थानीय मज़ार जिसकी लोग पूजा पाठ करते हैं, वहाँ उसने जाकर ये मन्नत भी मानी थी या कसम भी खाई थी कि मैं उसकी हत्या करना चाहता हूँ, मुझे इसमें मेरे प्रयास को सफलता मिले।
जिस समय उसकी हत्या हुई वो करीब 65 साल उसकी उम्र हो चुकी थी। और वो कभी कभी कहता था कि देखो, हमने हमारा जो इतिहास है, जो मेरा पास्ट है, जो मैंने पहले किया है, दुश्मनी बहुतों से है, लेकिन सामने से अगर कोई आएगा तो दो एक को मारने के बाद ही मैं मरूंगा, लेकिन अगर किसी ने पीछे से हमला किया तो मेरी मौत पक्की है। वो दिन भर जैसलमेर के सोनार किले में और ढोरों पर, मतलब जानवरों पे, ऊंट पर नड़ बजाता था। शाम को अपने घर आ जाता था 4 बजे के आसपास, और ऊंट गाड़ी लेकर हमेशा पशुओं के चारे के लिए लगभग 4 बजे वो घर से निकलता था और 5:30-6 बजे तक पशुओं का चारा लेकर वापस आ जाता था। उसकी इस टाइमिंग का पता सबको था, पूरे गांव को था, पूरी कॉलोनी को था, पूरे शहर को था। हर आदमी जानता था कि ये 4 बजे दिन भर अपने शोज करने के बाद शाम को घर आता है, अपनी ही ऊंट गाड़ी से वो पशुओं का चारा लेने जाता है, शाम को आता है, पशुओं को चारा डाल के नहा धो के खाना खा के सोता है। ये उसकी दिनचर्या थी। और 2 अक्टूबर को भी वो शाम को 4 बजे अपने जानवरों का चारा लेने के लिए घर से निकला था, और हमेशा की तरह अकेला ही निकला था। रास्ते में शहर के बाहर एक पेट्रोल पंप था। पूरा रास्ता सूना था, और इसी का फायदा उठाकर 4 लोगों ने पीछे से उस पर हथियारों से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसका सिर काटकर उसके शव को उसी की ऊंट गाड़ी में रखकर, धड़ को उसकी ऊंट गाड़ी में रखकर उसके घर की तरफ हाँक दिया, क्योंकि वो वहीं से रोज चलता था और वो ऊंट और वहीं पहुंचता था, लिहाजा वो उसके घर पर ही जाकर रुका। करुणा के सिर को ढूंढने के लिए पुलिस ने कई साल तक दसियों किलोमीटर तक रेगिस्तान की रेत में खाक छानी, क्योंकि ये अंदाजा था कि जो भी सिर काट कर ले गया होगा उसके लिए सबसे आसान रास्ता है कि कहीं पर जहां रेत के 2 टीले हों, उस दोनों के बीच में जहां किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, आराम से बालू को हटाकर उसमें उसको दफना देगा या इसे दबा देगा। कोई इसमें रिस्क लेने वाली बात नहीं है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में अब तक ये सामने आ गया था कि करुणा भील की हत्या कायम नाम के युवक और उसके 3 रिश्तेदारों ने मिलकर की है। रिश्तेदारों के नाम भी आ गए, मेहराब खां, हुसैन और रेदमाल। इन 4 लोगों ने मिलकर उसे मारा था। कायम उसी इलियास का बेटा था जिसके उस जमीन के विवाद के चलते करुणा भील ने उसे गोली मार दी थी 1965 में। जब वो सिर नहीं मिला तो करुणा के परिवार वालों ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, साहब, हम आधी लाश का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जब तक इसका सिर नहीं मिल जाता। तो हम जब भी करेंगे अंतिम संस्कार, उसका पूरे शव के साथ ही हम करेंगे, और उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से ही होना है। इसके लिए पूरे शव का होना आवश्यक है। इसलिए उन्होंने उसको करुणा को जमीन में गाड़ दिया, उसके ऊपर कच्ची एक कब्र सी बना दी, निशान बना दिया कि सोनार किले के सामने जहाँ वो अपना नड़वादन किया करता था वहीं उसे दफना दिया कि जब कभी भी सिर मिलेगा तो इसे बाहर निकालकर एक साथ हम पूरा संस्कार करेंगे। और 36-37 साल से उसके शरीर का धड़ वाला हिस्सा वहीं जमीन में दफन है। चूंकि वो बहुत बड़ा कलाकार की तरह राजस्थान और आसपास के प्रदेशों में फेमस हुआ था, लोग उसको अब कलाकार के रूप में जानते थे, इसलिए बॉर्डर पर इंटेलिजेंस वालों ने भी इसमें हाथ बटाना शुरू किया कि ये पता लगे कि किसने मारा है और जिसने मारा है वो कहाँ है और इसका सिर
कहाँ ले जाकर रखा गया है, दफनाया गया है, फेंका गया है, जो कुछ भी है उसका पता लग जाए। बहरहाल मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पूरी बात पता कर ली कि कायम इस हत्या करने के बाद पाकिस्तान के सत्तू गांव भाग गया और जाते समय वो करना का सिर भी अपने साथ ही लेकर गया था। कायम के दो रिश्तेदारों को पुलिस ने, हुसैन और एजमाल को, जो हत्या में शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों रिश्तेदारों को करुणा के सिर के बारे में पता नहीं था कि आखिरकार वो भी यही बताते रहे कि साहब वो सिर अपने हाथ में लेकर सत्तू गांव की तरफ गया। इतनी ही जानकारी उनको थी। उन्होंने ही ये बताया, दोनों रिश्तेदारों ने, कि मारने के बाद उसने कहा कि आज मेरी मन्नत पूरी हुई है, जो उसने एक मज़ार पर अपने पिता के हत्यारे का सिर काटने की मन्नत मानी थी। अब धीरे धीरे जब 29 साल हो गए और सिर का पता नहीं लगा, पाकिस्तान से हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, हम कायम की लोकेशन मिलिट्री इंटेलिजेंस ने पता कर ली कि पाकिस्तान में वो कहाँ पर है, लेकिन हम उसे वहाँ से ला नहीं सकते थे। बहरहाल 2017 में जब ये मान लिया गया कि हम उसके सिर को ला नहीं सकते, कायम को गिरफ्तार नहीं कर सकते पाकिस्तान से, तो 2017 में हत्या के इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने लगा दी। मामले का जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी और उसका एक साथी पाकिस्तान में रहता है। मुख्य आरोपी कायम ही करना के सिर को अपने साथ ले गया था। ये तफ्तीश में भी आ गया, केस डायरीज में भी आ गया, लेकिन सिर के न मिलने की दशा और कायम की गिरफ्तारी न हो पाने की दशा में ये एफआईआर 2017 में लगा दी। आज की घटना देखिए, एक डकैत, एक अपराधी जो गजब का संगीतकार था। जब वो अपराधी था तो उसके अपराध की दहशत थी। जब तक उसने अपराध किया, लोग उससे थर थर कांपते थे। भारत में भी, पाकिस्तान में भी और अफगानिस्तान में भी। जब उसने अपराध छोड़ दिया, अपराध भी उसने सिर्फ एक अपनी प्रशंसक महिला, अफगानी महिला, जो उसके नड़वादन की प्रशंसक थी, उसके कहने पर उसने छोड़ दिया। जब उसने कहा कि मैं तुमसे बात तभी करूंगी जब तुम अपराध छोड़ दोगे, जब तुम ये डकैती करना बंद कर दोगे, उसने वही कसम खाई और उसके बाद उसने कभी अपराध नहीं किया। इलियास की हत्या करने की बात तो वो उसके ज़मीन पर कब्जे को लेकर हुए या उपजे विवाद की वजह से उसने की। डकैती उसके बाद उसने कभी भी नहीं डाली। और उसने जब अपराध छोड़ा 1965 में, तो उसने अपने संगीत से अपने देश और प्रदेश दोनों का मन मोह लिया। अब उसे लोग करना डाकू की जगह करना भील कह के बुलाया करते थे। उसकी कला को देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय ज्ञानी जैल सिंह ने उसकी बाकी की सज़ा माफ़ कर दी थी, क्योंकि वो पेरोल पे छूट के अपने ढेर सारे कार्यक्रम कर रहा था। उसकी बाकी सज़ा भी माफ़ कर दी, लेकिन सामान्य जीवन यापन करने लगा, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ। सबके यहाँ आना जाना उसका हो गया, सबके फंक्शंस में वो शामिल होने लगा। लेकिन उसका पास्ट जो था, उसका भूतकाल था, वो और जो उसने अपराध पहले किए थे, उन सब ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। और 23 साल बाद, उसके अपराध छोड़ने के 23 साल बाद, एक लड़के ने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। देखिए, एक कहावत है, बड़ी पुरानी कहावत है, आपने भी सुनी होगी, कि जिसके हिस्से में शिव आएंगे उसके हिस्से में विष भी आएगा। शिव, आप जानते हैं कि उनकी शिव की क्या महत्ता है, कैसे पूजे जाते हैं, लेकिन वो नीलकंठ भी हैं, विष भरा हुआ है। तो जब शिव आपके हिस्से में आएंगे तो आपके हिस्से में विष भी आएगा। नाल के वादन से उसे इतनी शोहरत मिली कि लोग
कर्णाभील को नड़वादन का देवता कहने लगे। शिव उसके हिस्से में आ गए, कोई दो राय नहीं इसमें। लेकिन उसके पुराने अपराध भी शिव के विष के रूप में उसी के साथ साथ उसके नज़दीक आ गए, और उसी विष के कारण कर्णाभील की जान भी चली गई। इसलिए जो कहावत है, अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे, उसका सही मायने समझेंगे, कि जिसके हिस्से में शिव आएंगे उसके हिस्से में विष भी आएगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।